स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है देविका का। देविका जो कि एक आर्मी मैन की बेटी हैं। अब ये जो इनके पिता हैं वो श्रीनगर हुए ट्रांसफ़र। तो जो आर्मी मैन जो अच्छी रैंक पर होते हैं तो उनको पूरे का पूरा एक तरह का कह सकते हैं बंगलो टाइप ही जो है वो उनको अपार्टमेंट मिलते हैं। तो देविका के पिता भी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, तो उनको भी जो अपार्टमेंट मिला वो काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था। अब श्रीनगर की बात करेंगे तो जाहिर है खूबसूरती तो साथ में खुद ब खुद जुड़ जाती है। देविका को वैसे भी पहाड़ी इलाके खासकर पसंद है, और साथ के साथ ही अगर वो श्रीनगर जैसा इलाका हो, घाटी हो, तो फिर क्या ही कहने। अब देविका जो उस समय 10वीं क्लास 10th क्लास में पढ़ती थी, उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। अब परिवार भी काफ़ी संपन्न और किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अब जब गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो नेचुरली बात है जी, श्रीनगर में कोई रह रहा हो तो उनके रिश्तेदार कोई आने का मौका चूकेंगे। ऐसा ही हुआ देविका की मासी की बेटी यानी उनकी कज़न सिस्टर के साथ। उनकी कज़न सिस्टर रूपाली इस बार मन बनाती हैं कि वो देविका के पास आएंगी और जितनी देर छुट्टियां हैं वो उतनी देर रुकेंगी। बेसिकली जो देविका है वो 10th क्लास में भी हुई थी, और जो रूपाली है उसने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद रिज़ल्ट आया था तो +1 में बेसिकली वो +1 की छुट्टियां वगैरह जो भी हो गई थी। अब देविका और रूपाली की बनती बहुत थी। दोनों थी तो कज़न सिस्टर, लेकिन सगी बहनों से कम प्यार नहीं था। अगर हम देविका की बात करें तो देविका का एक भाई है जो उससे तकरीबन 3 साल छोटा है। अब रूपाली आती है, काफ़ी खुश होते हैं रूपाली को देखकर सारा परिवार। वैसे भी वो अपनी बेटी जैसे ही तो प्यार करते थे उनको, रूपाली को। अब रूपाली रहना शुरू करती है, लेकिन कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। अभी जिस अपार्टमेंट में देविका रह रही थी उसमें किसी भी तरीके का कुछ अबनॉर्मल, कुछ पैरानॉर्मल था नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। लेकिन ऐसा क्या होता है रूपाली के आने के बाद, खास तौर पर देविका और रूपाली 1-2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरते हैं, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती। लेकिन तीसरी रात रूपाली और देविका एक रूम में सो रही थी। देविका को कुछ पायलों की झनकार सुनती है। अब बकौल देविका उसके घर में ना वो पायल डालती है, ना उसकी माँ पायल डालती है, और ना ही रूपाली पायल डालती है। ये जो आवाज़ थी साफ तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि देविका के कमरे के बाहर से आ रही है। अब देविका की हिम्मत नहीं थी कि वो कंबल हटाकर देख सके कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो हाँ, हाथ जरूर करती है, थोड़ा सा हाथ से हिलाती है रूपाली को कि रूपाली, अरे तुझे कोई आवाज़ आ रही है। लेकिन रूपाली तो जैसे घोड़े बेचकर सो रही है, वो तो बस टस से मस ही नहीं हो रही, वैसे के वैसे लेटी है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो रात देविका की काफ़ी बुरी गुजरी। बार बार देविका को यही महसूस होता था कि उसके कमरे के बाहर किसी की पायलों की झनकार साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अगले दिन उसने रूपाली से पूछा तो रूपाली ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई नहीं आवाज़ सुनाई दी। तो देविका तंजिया अंदाज में कहती है, हाँ तू तो घोड़े बेचकर सो रही थी, तुझे क्या सुनाई देनी थी। फिर उसने अपने माँ बाप से बात की इसके बारे में, लेकिन वहाँ से भी यही जवाब मिला कि नहीं, हमें तो कोई आवाज़ नहीं है। और देविका के भाई से भी यही जवाब मिला कि उन्हें तो किसी तरीके की कोई भी आवाज़ नहीं है। देविका को लगा कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि ये जो देविका है ये हॉरर मूवीज़ देखने की शौकीन है, तो कई बार हेलुसिनेशन टाइप कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है। अब अगली रात, एक रात का तो वहम माना जा सकता है, लेकिन अगली रात सेम वही चीज़ हुई। पायलों की आवाज़ आती है, लेकिन इस बार देविका थोड़ी सी हिम्मत करती है और वो उठती है, कंबल पीछे करती है। दरवाज़ा हालांकि बंद था, लेकिन उसको साफ तौर पर सुनाई दे रहा था। आज किसी भी तरीके का कोई भी हेलुसिनेशन था नहीं। देविका को साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर वो ध्वनि सुनाई दे रही थी, और वो रूपाली की तरफ देखती है, रूपाली को हिला के देखती है, लेकिन रूपाली फिर से नहीं हिलती। फिर से वो बिल्कुल गहरी नींद सोई हुई थी। कुछ समय के लिए उसको ये महसूस होता है कि कहीं रूपाली और उसका भाई किसी तरीके का कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे।
रूपाली सोने की एक्टिंग कर रही हो, वो बाहर पायले छनका रहा हो, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो दरवाजे पर देखूँ, उसके बाद रूपाली मुझे डराए और फिर ये मेरा मजाक उड़ाए। ये बेइज्जती देविका सह नहीं सकती थी, इसलिए देविका की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हालांकि वो रूपाली के भाव देखती है, उसको रूपाली के भाव में किसी तरीके का कुछ शैतानीपन, यानी कि अब होता है ना कोई जानबूझकर सो रहा है तो हल्का फुल्का वो सोने की एक्टिंग करेगा, उसकी आंखें हिलेंगी, समथिंग लाइक दैट, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल गहरे नींद में सोई थी। फिर भी देविका की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो दरवाज़ा खोले। आज फिर देविका की रात काफ़ी ख़राब गुजरी। अगले दिन उसने थोड़ी सी कह सकते हैं कि गुस्से में अपने माता पिता से बात की, लेकिन फिर से उसको यही बात कहकर, डांट कर, फटकार कर चुप करा दिया गया कि तुम्हारा वहम है, बाकी किसी को तो सुनाई नहीं दे रही, तुम्हें स्पेशल सुनाई दे रही है, शायद तुम्हें ईएनटी डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा जो तुम्हारे कानों का इलाज कराएगा। अब जब परिवार की तरफ से कोई साथ ना मिले तो फिर धीरे धीरे बच्चा जो होता है वो भी सोचने लग पड़ता है कि भाई मैं अब अपनी डिस्कस करूँ तो किससे करूँ। शायद देविका के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये तो वो चीज़ थी जो देविका के साथ सिर्फ हो रही थी। अब जो घर में हो रहा था, या जो कह सकते हैं कि घर में होना शुरू हो गया था, उसके बारे में क्या। इनका जो घर का बागीचा था उसके सारे जो पत्ते झड़ने शुरू हो गए, फूल मुरझाने शुरू हो गए, यहाँ तक कि जो माँ तुलसी का पौधा है वो भी मुरझाना शुरू हो गया, जो साफ तौर पर अपशगुन माना जाता है। ये वो मौसम नहीं था जहाँ पर तुलसी के पत्ते झड़ जाते हैं, तुलसी मुरझा जाती है। इस मौसम में भी तुलसी का मुरझाना इस बात का साफ तौर पर कारक था कि कुछ ना कुछ तो घर में गड़बड़ है। देविका की बात को तो टाला जा सकता था, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा था इसको कैसे टाला जा सकता था, क्योंकि देविका के माँ बाप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और सब कुछ वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का इस तरीके से मुरझाना, अगर किसी तरीके की कोई कमी पेशी हो तो समझ में आता है, लेकिन इस पॉइंट पर यह समझ में बिल्कुल नहीं आता। इसलिए अब वो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। जब पंडित जी को बुलाया जाता है सारा देखने की, चलो कोई पूजा वगैरह करा लेते हैं, पूजा करा ली जाती है, लेकिन हैरानीजनक तौर पर जो रूपाली, वो भी काफ़ी धार्मिक स्वभाव की है, वो पूजा में नहीं बैठती। वो किसी तरीके का कुछ बहाना करके उस जगह के आस-पास भी नहीं भटकती जहाँ पर पूजा हो रही थी। ये बात काफ़ी अजीब लगती है। अब ये इन सब बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद फिर रूपाली के जाने का वक्त आ जाता है। रूपाली चली जाती है। अब जैसे ही रूपाली जाती है तो जो देविका है उसकी जान में जान आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो चाह रही थी जाए, लेकिन हैरानीजनक तौर पर जो देविका को आवाज़ें आती थी वो, यानी पायल की आवाज़ें, वो आनी बंद हो गई। और इसी के साथ साथ जो पत्ते मुरझाए हुए थे, जो फूल मुरझाए हुए थे, वो भी धीरे धीरे दोबारा से फलने फूलने लग पड़े। लेकिन किसी ने इस बात का गौर नहीं किया कि रूपाली की जाने के बाद ये सब कुछ हुआ, ना ही देविका ने, क्योंकि इतने बड़ी तो थी नहीं कि मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा गौर इन चीज़ों पर कर सके। और उन्होंने सभी ने सोचा कि हाँ चलो पाठ पूजा करा दिए तो उसके बाद ठीक है सब कुछ। अब 1 साल बीतता है। 1 साल बाद इनकी जो ट्रांसफ़र है, इनके यानी कि फादर की ट्रांसफ़र है, वो पंजाब में हो जाती है। उस साल रूपाली नहीं आ पाती, क्योंकि जिस समय छुट्टियां वगैरह का समय बीत रहा होता है तब ये सारा ट्रांसफ़र का ट्रांजिशन चल रहा होता है, तो उस चीज़ में इनको भी कुछ इतना आइडिया नहीं होता कि किस दिन होनी है, तो वो नहीं आ पाती। अब उसके बाद जब वो पंजाब में जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब रूपाली उनके घर से गई तब से लेकर जब वो शिफ्ट होते हैं पंजाब में, और पंजाब में जितनी देर समय रहते हैं तब तक तकरीबन 2 साल का समय बीत जाता है। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती, कोई भी इस तरीके के हमें निशान नहीं मिलते जिससे ये कहा जा सके कि शायद देविका के साथ प्रॉब्लम है, या शायद उस श्रीनगर के घर में अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर पंजाब के अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है। सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर उसके बाद अगले साल इनकी ट्रांसफ़र हो जाती है ईस्ट में। अब ईस्ट में जो इलाका था वो भी पहाड़ी इलाका था। अब फिर से रूपाली आती है। जो बातें श्रीनगर में हुई उन बातों को तकरीबन 2 साल बीत चुके थे।
2 सालों में कुछ ज़्यादा याद करने लायक था नहीं कि देविका ये पुरानी 2 साल पुरानी बातें सोचे कि जब रूपाली आई थी तब ये सब कुछ हुआ था, या फिर उनके माँ बाप ये बात सोचें। सब कुछ, तकरीबन सब कुछ भूल ही चुके थे। लेकिन इस बार रूपाली का आना कुछ ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। रूपाली आती है, जैसे उसकी पहले आवभगत होती थी ठीक वैसे ही आवभगत होती है, लेकिन शायद वो अपने साथ कुछ लेकर आई थी। अब एक रात बीतती है, कुछ नहीं होता। अगली रात रूपाली और देविका सो रही होती हैं और देविका को फिर से वही आवाज़ आती है। 2 साल बाद देविका फिर वही आवाज़ सुन रही थी जिसको उसने 2 साल पहले डराया था। वो खौफ फिर से देविका के मन में घर कर जाता है, लेकिन इस बार देविका थोड़ी सी हिम्मत करती है, दरवाज़ा खोलती है और बाहर की तरफ देखती है। उसको अंधेरे के अलावा कुछ और आसपास नज़र नहीं आता था, तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन वो अब थोड़ी सी हिम्मत करके आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है, अपने माँ बाप के कमरे की तरफ, और कह देना चाहती है कि ये देखो मुझे वहम नहीं है, मैं बिल्कुल होश में हूँ, अगली सुबह आपको नहीं बता रही, ये देखो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाती है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी ने जोरदार धक्का दिया। वो धड़ाक से फर्श पर गिर जाती है, उसकी चीख निकलती है और उसके माथे से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये आवाज़ सुनकर जल्दी से उसके माता पिता भागे भागे आते हैं, उसका भाई आता है, लेकिन रूपाली वो ठीक वैसे ही सो रही थी जैसे 2 साल पहले उसको कोई किसी तरीके की होश ही ना हो। आज देविका रो रही थी, बहुत रो रही थी। एक तो उसको चोट लगी थी और दूसरा वो कह रही थी कि मैं सच कह रही हूँ माँ, मुझे मेरी बात पर विश्वास करो, कुछ है, मुझे वही आवाज़ें दोबारा से सुनाई दे रही हैं। शायद कहीं ना कहीं उनकी माँ और उनके पिता ये बात को कोरिलेट तो कर रहे होंगे कि 2 साल से तो कुछ नहीं हुआ, जब रूपाली आई थी तभी ये सब कुछ हुआ, आज फिर रूपाली आई है, सब फिर कुछ हो रहा है। वो रूपाली को देखने जाते हैं, लेकिन रूपाली बड़े आराम से सो रही थी। अब उसको फर्स्ट एड दी जाती है और कहा जाता है कि चलो बेटा तुम हमारे साथ सो। उस रात तो वो उनके साथ सो जाती है, लेकिन अगले दिन रूपाली कुछ उनसे नाराज़गी व्यक्त करती है कि ये सोए क्यों नहीं। हालांकि रूपाली को इसके बारे में ये बताया नहीं गया कि चोट कैसे लगी है, बस बहाना बता दिया गया कि पता नहीं ये देविका वॉशरूम जा रही थी तो चोट लगी इसलिए सो गई, आज तुम्हारे साथ सोएगी। लेकिन देविका के मन में डर बस चुका था, वो शायद रूपाली के साथ अब सोना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं उसको रूपाली पर शक था, लेकिन उसका एक एक्सपीरियंस था कि रूपाली के आते ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। अब फिर वो अगली रात सोती है और उसको आवाज़ आनी शुरू होती है, लेकिन इस बार ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही करीब से आ रही थी। अब जब आवाज़ करीब आती जा रही थी, वैसे ही वैसे देविका सिकुड़ती जा रही थी अपने कंबल में, और एक पॉइंट पर आकर ऐसा कोई उसको महसूस होता है कि उसका कोई कंबल खींच रहा है। अब तो बस उसकी जान पर बन आई थी। वो अपने कंबल को होल्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई साथ के साथ हंसे जा रहा था। ये रूपाली की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं थी, और कोशिश कर रहा था कि जैसे उससे कंबल खींच जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद कोई बोलता है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, देविका तो छोड़ दो, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, देविका को तो छोड़ दो। लेकिन वो हंसने की आवाज़ और ऊंची हो रही थी। लेकिन जब देविका रूपाली की आवाज़ सुनती है तो उसको थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो कंबल पीछे करती है, तो देखती है रूपाली डर के मारे कांपी जा रही थी और आसपास कुछ नहीं था। रूपाली देविका को गले लगा लेती है और रोने लग पड़ती है। चूची वो कहती है कि वो यहाँ पे भी आ गई। देविका हैरानी से पूछती है कि किसकी बात कर रही है बहन। बस वो आसपास अपनी नज़रें घुमाई जा रही थी और वो कह रही थी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाती है। देविका तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। खैर, जितना दोनों डर चुकी थी इससे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और वो रात भी जैसे तैसे गुजरती है। अब अगले दिन जब ये बात की जाती है उस अपने माँ बाप से देविका के द्वारा, तो रूपाली से पूछा जाता है और रूपाली कुछ भी बोलने से मना कर देती है, जैसे उसको किसी का डर सता रहा था। और फिर से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार सिलसिला कुछ ज़्यादा था, यानी कि इस बार तुलसी ना सिर्फ मुरझाई बल्कि जिस गमले में तुलसी रखी थी वो गमला ही टूट चुका था।
और साथ के साथ बाकी पेड़ पौधे भी मुरझा चुके थे। रूपाली के माँ बाप से भी बात की जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, बस इसे रात को किसी चीज़ का डर सताता है। हमें लगता है कि शायद कोई स्लीप पैरालिसिस हो सकता है या कुछ ऐसी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, दिखाते हैं, पंडित जी को दिखाएंगे, आसपास जो होंगे, शायद कुछ कोई दिक्कत हो, कई बार कोई ऊपरी हवा होती है, जो कि जायज़ भी है, ऐसा होता भी है। लेकिन उस रात कुछ बुरी खबर आ जाती है। देविका के पिता की तरफ से कोई रिश्तेदार थे, उनकी सडन डेथ हो जाती है, तो उनको ऑन द स्पॉट जाना पड़ना था। अब ये तीनों बच्चों के सहारे घर छोड़ के चले जाते हैं और 1-2 दिन में उनको वापस आ जाना था। अब जब घर वाले घर ना हो तो बच्चों की मौज हो जाती है। इन्होंने प्लान किया, अभी हम स्नैक्स खाएंगे, रात टीवी देखेंगे। अब ये रात को मूवीज वगैरह देख रहे थे तो ड्रिंक्स यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक खत्म हो जाती है, तो देविका अपने भाई को कहती है कि फ्रिज से ड्रिंक्स वगैरह ले आओ। इनके भाई जाते हैं। कुछ ही समय बाद ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। इनका भाई जल्दी से भाग के रूम में आता है और दुबक कर कोने में बैठ जाता है। देविका पूछती है कि क्या हुआ, तो वो इशारा करता है, वो बैठी है, वो चुड़ैल। अब जब देविका ये सुनती है तो रूपाली भी, वो देखती है, रूपाली भी डर के मारे कांप रही है और कहती है वो फिर से आ गई, फिर से आ गई वो। देविका कहती है किसकी बात कर रही है? तो आज रूपाली खुल के बोलती है कि वो पिछले कई सालों से मेरा पीछा कर रही है। वो कह रही है कि मुझे एक घर चाहिए, अगर तू मुझे घर ना दे पाई तो मैं तुझे ले जाऊंगी। मैं जाती रहती हूँ घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, लेकिन उसको कोई घर पसंद ही नहीं आता। देविका पहले ये बात सुनकर हंसती है कि कोई तुम दोनों जाने मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन दोनों की हालत देखकर ये महसूस होता है कि नहीं, कम से कम इस समय तो ये दोनों मजाक नहीं कर रहे। और इनका भाई जो उसने देखा है, वो पूछती है कि क्या हुआ, तो कहता है कि मैं बस कोल्ड ड्रिंक्स लेने फ्रिज की तरफ जा रहा था, वहाँ पर तुझे पता है कि अंधेरा होता है, मैं देखता हूँ कि अंधेरे में जो शेल्फ है ना, वहाँ पर कोई बैठा हुआ है जैसे जानवरों की तरह, और हमारे घर में तो कोई जानवर है नहीं और हम तीनों के अलावा कोई और है भी नहीं। अब मैं धीरे धीरे उसको गौर से देखना शुरू करता हूँ तो अचानक से ना जाने कहाँ से कुछ लाइट पड़ती है उस पर और उसकी भयानक चेहरा, बड़े बड़े दांत और खुले बाल। बस मैं यही देख सका और बस मैं भाग के आ गया। रूपाली कहती है हाँ, ये वही है। अब देविका ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बहन झूठ बोल रही है, उसका भाई झूठ बोल रहा है, दोनों झूठ बोल रहे हैं या दोनों सच बोल रहे हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है ये नहीं पता था देविका को। खैर, अब सब रंग में भंग पड़ गया था। जैसे तैसे करके वो रात बीतती है। अगले दिन शाम को इनके पिता माता आ जाते हैं और फिर से वही बात दोहराई जाती है। किसी मंदिर में लेकर जाया जाता है तो पंडित जी भी कहते हैं कि शायद कोई ऊपरी हवा होगी, तो वो मौली वगैरह बांध देते हैं। रूपाली फिर उनके बाद उस चीज घटना के बाद ज़्यादा दिन रुकती नहीं है, फिर चली जाती है। देविका फिर भी एक बार घर से दोबारा बात करती है घर वालों से कि ऐसा ऐसा वो बोल रही थी। उसके घर में भी बात की जाती है, लेकिन ना जाने क्यों उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता। ले लेना चाहिए था सीरियसली, क्योंकि ठीक 6 महीने बाद खबर आती है कि रूपाली नहीं रही। उसकी लाश पर नाखूनों के निशान थे, चेहरे पर, छाती पर, बाजुओं पर, जैसे उसे किसी खूंखार जानवर ने नोच खाया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी लाश उसके कमरे में पड़ी मिली थी, दरवाजा अंदर से बंद था, कोई खिड़की नहीं खुली थी। कोई जानवर ऐसे कैसे कर सकता है? देविका ऊंची ऊंची रो रही थी, अपने माँ बाप को, उसके माँ बाप को कोस रही थी। वो कहती रही कि वो उसे ले जाएगी, लेकिन आप में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, गौर नहीं किया, और आज वो चली गई, चल बसी। कई बार किसी बातों को इतना कैजुअली लेना भी जानलेवा हो जाता है। ये किस्सा इस बात का साफ तौर पर प्रतीक है। कैसा लगा आपको किस्सा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही जैसा आप जानते हैं कि नया फीचर एक आया हाइप का, तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, प्रमोट होए, व्यूज़ आएँ, तो जो आपको मोबाइल पे जब कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा उसको राइट में स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको आप हाइप कीजिए
और वहाँ पर आप रैंकिंग भी देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो टॉप 100 रैंकिंग में आती है तो इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वीडियो को अच्छी हाइप मिलेगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स चाहते हैं कि मेरा चैनल और आगे बढ़े, अच्छे व्यूज़ आएँ, तो उनके लिए ये सुनहरी मौका है। अब सब कुछ आपके हाथों में ही है। सिर्फ लाइक से, कमेंट से, शेयर से काम नहीं बनेगा, हाइप भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल चुकी है। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। महेश कुमार जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, आज वो कुछ लेट हो चुके थे और इनको बस नहीं मिल रही थी। बारिश की रात थी और बस जो आखिरी थी वो जा चुकी थी, पता तो उन्हें भी था। लेकिन फिर भी ये कोई उनको उम्मीद थी कि शायद कोई मेन रोड की इनको बस मिल जाएगी, और जो इनका हॉस्टल था वो मेन रोड से कुछ 10 मिनट की दूरी पर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई और रोडवेज की बस मिल जाए, लेकिन फिर भी इन्हें बस मिली नहीं। उधर से बारिश तेज़ होती जा रही थी और रास्ता भी कम से कम आगे 40 किलोमीटर का रास्ता था। अगले दिन इन्होंने सुबह ज्वाइन करना था। इसी बात की इनको चिंता सताई जा रही थी कि अगर सुबह ज्वाइन ना किया तो नौकरी पर बात ना आ जाए। लेकिन शायद किस्मत साथ देती है, कोई गाड़ी आ रही होती है, इसको ये लिफ्ट के लिए हाथ देते हैं और किस्मत से इनको लिफ्ट मिल भी जाती है। अब पूछते हैं कि भैया आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने बताया जी इस रास्ते पे जाएंगे, और खुशकिस्मती से वो रास्ता, मतलब जो हॉस्टल था, रास्ते के बीच में ही पड़ता था। तो बैठ जाते हैं गाड़ी पर और सफ़र हो जाता है शुरू। कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही समय बाद, वो जो सड़क है जहाँ पर हॉस्टल के लिए छोटी सड़क मुड़ती है, वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। जो गाड़ी वाले हैं उनका ये शुक्रिया अदा करते हैं और चल पड़ते हैं अपने हॉस्टल की ओर। रात का समय था, कुछ 1 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। अब जो ये हॉस्टल था ना, ये मतलब जो कॉलेज था वो कुछ ही दूरी पर आगे था, और बिल्डिंग जो ये है वो तकरीबन नई बनी हुई थी, तो कुछ साइड पर बिल्डिंग बनाई हुई थी। मेन कॉलेज आगे था और हॉस्टल के कुछ साइड पर कुछ छोटी सी मार्केट थी जहाँ पर कुछ होगी 15-20 दुकानें, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज जो महेश जी के साथ होने वाला था, शायद उसके बारे में कभी उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा। महेश जी अपनी धुन में चलते जा रहे थे, इस बात से बेखबर कि शायद उनको कोई देख रहा है और आज उनको कोई खासा परेशान करने वाला है। अभी वो दुकानों को पार करना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लाइंस में दुकानें थी। सबसे पहली दुकान के अंदर से शटर के, यानी कि जो शटर होता है उसके अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। अब रात के 1 बजे का समय हो, आसपास आपके कोई भी ना हो, वीराना हो, दुकानें बंद हो और दुकान के अंदर से खटखटाने की आवाज़ आए, तो आपकी मनोदशा क्या होगी? महेश जी की मनोदशा भी वही थी। एकदम से वो जैसे मानो कांप से जाते हैं, उनके तो शरीर से जान निकल ही जाती है। वो मुड़ के देखते हैं तो वो जो शटर की आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ठक, इस तरीके से, यानी कि एक बार ठक, फिर 2 बार एक साथ, फिर तीसरी बार। अब रात के समय में दुकान के अंदर कौन होगा, ये बारीकी से देखते हैं कि दुकान के अंदर अंधेरा था, यानी कि कोई मतलब बंद करके भी अंदर नहीं रुका हुआ था। ये थोड़ी सी तेज बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दुकानों को पार करते जा रहे थे, वैसे वैसे हर दुकान के शटर के अंदर से वही आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ठक। जैसे जैसे ये दुकानों को पार करते जा रहे थे, वैसे वैसे हर दुकान से आवाज़ आ रही थी, और अब ये भागते हैं, जितनी तेज हो सके ये भागते हैं, और सारी दुकानों से एक ही तरह की आवाज़। अब खुद सोचिए कि 10-15 दुकानें हो और एक ही तरह से खटखटाने की आवाज़ आए, क्या ये कुछ नॉर्मल बात हो सकती है? ना किसी का मजाक, ना ही कुछ आम बात। ये जल्दी से डरते हुए भागते हुए हॉस्टल के गेट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर जो पहले से सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था, इनको देखकर हैरान होता है, पूछता है क्या हुआ भाई? तो ये सारा किस्सा बताते हैं। आज से पहले कभी भी इस तरीके का किस्सा ना किसी ने देखा था, ना किसी ने सुना था। डर तो वो भी सिक्योरिटी गार्ड जाता है, लेकिन बारिश में भीगी होने की वजह से इनको चाय वगैरह पिलाई जाती है और कहा जाता है कि भैया तुम्हारा वहम होगा। लेकिन वहम एक बार होता है, बार बार तो नहीं होता। अगले दिन ये बात उस एरिया में फैल जाती है। इस बात का लोगों में वहम फैल जाता है, डर फैल जाता है, जो भी आप समझें। लेकिन रात के समय में अब कोई भी उस रास्ते से गुजरना मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि
उसके बाद कुछ इक्का दुक्का लोगों ने उस समय रात के समय में जब गुजरे तो उनको भी वैसे ही आवाज़ें आती थी। जब दुकानें खुलती थी तो दुकानों में बिल्कुल कुछ नहीं होता था। हाँ, जिस दिन ये महेश जी गए थे, जब दुकानें तब खुली थी, तो अंदर से, शटर के अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ जैसे हल्के-हल्के डेंट पड़े हुए हैं। ये चीज़ महसूस हुई थी क्योंकि जब शटर को ऊपर किया तो 6 से ऊपर नहीं हो रहे थे, तो फिर जब उनको नीचे करके अंदर से देखा गया, तो डेंट पड़े थे। उसके बाद फिर इक्का-दुक्का कुछ ऐसी घटनाएँ हुई तो तब भी था, इसके अलावा कुछ ज़्यादा ऐसे निशान नहीं था। अब इन बातों को धीरे-धीरे समय बीतने लग पड़ता है। उसके बाद फिर इस हॉस्टल में आती है एक लड़की, कोमल। कोमल जो काफ़ी निडर लड़की थी, मतलब इन बातों पे ऐसा नहीं है वो विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इन बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरती नहीं थी। अब जब कोमल ने भी ऐसी गॉसिप सुनी कि भई ऐसा रात के समय में यहाँ पर ऐसे कोई निकलता नहीं है, तो उसने इन बातों को इतना मतलब हैवी नहीं लिया, लाइटली लिया कि हाँ, लोगों का वहम होगा। आस-पास कोई इतनी आबादी नहीं है और जितनी भी है अभी वो भी ऑलमोस्ट रूरल टाइप ही है, तो यहाँ पर लोग वैसे ही ज़्यादा वहम करते हैं। अब धीरे-धीरे जो कोमल है वो उसकी दोस्ती हो जाती है अपनी जो सहेलियाँ होती हैं, एक का नाम था निशा और एक और लड़की थी जिसका नाम था सुनीता। अब ये तीनों की जोड़ी थी। जो कोमल थी ये अलग सिंगल रूम में रहती थी, वहीं निशा और सुनीता दोनों एक रूम में शेयरिंग में रहती थी। अब जो ये किस्सा हो चुका था, यानी कि ये किस्सा इनसे तो काफ़ी साल पहले का था, लेकिन लोगों में डर अभी भी कायम था। इसलिए ये भी और भी हल्के-फुल्के एक सच के साथ कई झूठ बन जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। कई मनगढ़ंत किस्से भी साथ में चलते थे, जिनको सुनकर ये कई बार, ख़ास तौर पर सुनीता और निशा, ये कई बार डर भी जाती और कई बार हँसती भी, फ़नी भी इनको लगते थे। अब धीरे-धीरे दिवाली का समय करीब आता जा रहा था और जो भी दूर से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत दूर से स्टूडेंट होते हैं, जिनको ट्रेन के माध्यम से घर जाने में 2-3 दिन का समय लग जाता है, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि भई हम हफ़्ते की छुट्टियाँ हैं, 2 दिन जाने में लगेंगे, 2-3 दिन आने में लगेंगे, तो पीछे हमने घर में रुक के क्या करना है, वो यही प्रेफ़र करते हैं कि वो हॉस्टल में रुकेंगे। तो सुनीता, निशा, कोमल, इनकी तो सलाह थी कि भाई हम तो यहीं पे रुकेंगे और साथ में कुछ और लड़कियां भी थी हॉस्टल की, अलग-अलग क्लासेस की, अलग-अलग बाकी जो सेशन वगैरह थी, सेक्शन वगैरह थी उनकी, और कुल मिला के कुछ 15 के करीब लड़कियां थी और बाकी वार्डन वगैरह और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। अब ये जैसा कि हॉस्टल में बहुत भीड़ कम हो चुकी थी, दिवाली पास आ रही थी, तो ये रात के समय में या शाम के समय में कह सकते हैं कि बाहर जो लॉन होता था वहाँ पर बैठती, गप्पे हाँकती, कुछ बोर्ड गेम्स वगैरह खेलती, और जब अंधेरा होता तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इनको फिर अंदर जाने के लिए कह देते हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब कि उसके बाद मानो जैसे कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल गई, खास तौर पे निशा की। शाम का समय था, ये अपने अपने ग्रुप बनाकर बैठी हुई थी, जितनी 15-16 लड़कियां रह चुकी थी, उसमें से निशा, सुनीता, कोमल और इनके साथ 3 लड़कियां और थी। ये कुछ बोर्ड गेम्स खेल रही थी और उसके बाद जैसे ही रात होने का समय हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड ने व्हिसल ब्लो की कि बस अब जाने का समय हो चुका है। अब ये बातें कर रही थी, बातें करते करते ये अंदर जाने लग पड़ी, और जब कॉरिडोर में आई और मेस में पहुंची, खाने का समय था, तो ये नोटिस करती हैं कि भाई निशा कहाँ पे गई। तो ये सभी अपने आसपास देखती हैं कि निशा तो हाँ है नहीं, अरे वो आई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आई। तो कहती हैं कि चलो उसको लेकर आते हैं, फिर ही खाना खाएंगे। तो ये कोमल और जो सुनीता है ये दोनों उठ के जाती है कि हम देख के आते हैं। ये क्या देखती है कि निशा वहां पर बैठी हुई है बेंच में बाहर लॉन में और रोए जा रही है। ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं कि भाई रो क्यों रही है ये। उसके पास जाती हैं, निशा को दिलासा देती है, कंसोल करती है कि क्या हुआ निशा, याद आ रही घर वालों की। लेकिन वो जैसे सर झुकाकर रोई जा रही थी, कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। सुनीता और कोमल एक दूसरे की तरफ देखती है काफ़ी हैरानी से कि इसको क्या हुआ, कुछ बात होगी क्या, हमने कुछ कह दिया क्या बातों बातों में। नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा था, हमारे साथ तो ये बड़ा मजाक कर रही थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया। अब जब कुछ समय उसको कोशिश करती हैं तो कोई जवाब नहीं आता, तो फिर उसको उठाती हैं, अपनी तरफ से सोचती हैं कि उठेगी नहीं, तो वो देखते हैं कि वो उठ जाती है आराम से। अब वो उसको दोनों एक दूसरे की बाजुओं अब दोनों उसकी बाजुओं को एक दूसरे से वो पकड़ के जा रही हैं।
उसको कहती है कि मैस में जाती है तो वो ना में सर हिलाती है, उनको लगता है कि शायद बीमार है। तो कोई बात नहीं, अब तू अपने कमरे में जा। आज इनका भी मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ये भी जल्दी खाना खाती हैं। और उसके बाद फिर जो कोमल है वो सुनीता को कहती है कि तू इसका ना ध्यान रखना, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और इनकेस कोई भी ज़रूरत हुई तो मुझे तो जल्दी से बता देना, वार्डन से बात कर लेंगे। इसके बाद कोमल अपने रूम में चली जाती है, जो कि मैंने कहा था कि वो सिंगल रूम में रहती थी। वहीं दूसरी ओर सुनीता, निशा जो एक ही रूम में रहती थी, अब चली जाती है। रात के समय में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे हम कहते हैं, अचानक से एक आवाज़ आनी शुरू होती है। और उसके बाद फिर जल्दी से दरवाज़ा खटकता है कोमल का। कोमल दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सुनीता उसके सामने खड़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो कह रही थी, निशा 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 को देख, क्या हो गया? कहती क्या हो गया? कहती तो चल साथ में। अब ये दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तो बाद में आई थी, उससे पहले एक और आवाज़ आ रही थी। जैसे ही सुनीता और कोमल उस दरवाजे के पास, यानी कि उनके रूम के दरवाजे के पास पहुंचती है, तो वो क्या देखती है कि निशा जो अलमीरा है उसको खटखटा रही थी। अब ये कहती कि क्या हुआ? उस तब तक बाकी जो कमरे की लड़कियां भी आना शुरू होगी कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये कह रही है कि सुनीता को कहती है कि कोमल की क्या हुआ इससे। वो कहती है मैंने इसको रोकने की कोशिश की लेकिन ये तो पीछे नहीं हट रही, बस पागलों की तरह ऐसे खटखटाई जा रही है, ना कुछ बोल रही है। अब तब तक वार्डन भी आ गई। वार्डन कह रही है क्या हुआ, क्या ये सब तमाशा चल रहा है? तो सुनीता कहती है तमाशा नहीं, बस ये ऐसे ही करे जा रही है। तो तब तक मतलब जब इकट्ठा होना शुरू हुए, लाइट्स ऑन हुई, तो सिक्योरिटी गार्ड ने भी देखा कि भाई लाइट्स ऑन हुई है, कोई समस्या तो नहीं है। तो तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे। अब जैसे जैसे सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ते जा रहे थे उस कमरे की ओर, उनकी तो माने जैसे जान हलक में आती जा रही थी। एक आवाज़ जो उन्होंने कुछ साल पहले सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की रात को उस रास्ते से निकलने की, आज हूबहू वैसी आवाज़ इनको फिर से सुनाई दे रही थी। निशा उस अलमीरा का दरवाज़ा खटखटा रही थी। ठक 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 ठक, वही पैटर्न जो शटर का पैटर्न था। ठक 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 ठक। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड कमरे के पास पहुंचते वो कहते सभी पीछे हट जाओ, ये वही है, वही आवाज़ है जो मैंने सुनी थी। अब वार्डन को भी अच्छी तरीके से पता था जो उस दिन महेश जी के साथ हुआ था। फिर भी पूछती हैं क्या बात कर रहे हो, क्या क्या कह रहे हो गार्ड साहब? तो महेश काफ़ी डर से उनकी तरफ देखते हैं, डरते हुए चेहरे से, और कहते हैं कि ये वही आवाज़ है मैम, मैंने कहा था ना ये वही आवाज़ है। ठक 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 ठक, इस तरीके की। अब वार्डन को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा था। वार्डन कहती है तुम पीछे हटो, मैं देखती हूँ। जैसे ही वो हाथ लगाती है निशा को, अचानक निशा अपना सर घुमाती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो हंस रही थी काफ़ी अजीब तरीके से, जैसे ही बस आंखों ही आंखों में वार्डन का मजाक बना रही है। और कहती है और सुननी है क्या? अब और तेज से ठक 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 ठक। देखते ही देखते सारा मंजर जो है वो खौफनाक हो चुका था। लड़कियां डर चुकी थी और सिक्योरिटी गार्ड खुद भी डर चुके थे, क्योंकि कई बरसों बाद वो आवाज़ सुन रहे थे और उनको ये बात का पूर्ण विश्वास था कि कोई भी जो वो आत्मा थी, अब वो आत्मा साक्षात निशा के अंदर है। उसके बाद हाल थोड़ा सा खराब होना शुरू हो चुका था निशा का। निशा का कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था अपने आप से, और वो अजीब अजीब तरह की बातें कर रही थी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का दिमाग काम करता है। उसके बाद वो अपने पास गंगा जल जरूर रखते थे और एक मोली बांध के रखते थे, जो उनको किसी पंडित जी ने उसके बाद दी थी कि ये मोली उतारना मत, ये रक्षा करेगी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बारे में नहीं सोचा। वो पहले जल्दी से जाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं। जैसे ही वो गंगा जल छिड़कते हैं, जो भी वो हरकतें कर रही थी निशा, अचानक से वो शांत होती है। तो जल्दी से वो मोली उतार कर उसके बांध देते हैं, मतलब उसकी बाजू में बांध देते हैं, उसकी कलाई में बांध देते हैं। तो निशा थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है। अब अगले दिन जब निशा उठती है तो उठते सार ही वो सबसे पहले अपनी मोली है उसको तोड़ देती है और फिर से वही हरकत शुरू हो जाती है। जल्दी से वार्डन आती है, जो भी है सारा सीन क्रिएट हो जाता है। वार्डन ने प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है, प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और जब ये सारा सीन देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। पहले बात होती है कि निशा के पेरेंट्स को बुलाया जाए, लेकिन उनको आने में भी तो कम से कम 2 दिन तो लग ही जाने थे अगर वो ऑन द स्पॉट भी चलते।
तो क्या किया जाए, एक पंडित जी को बुलाकर लाया गया। वो पंडित जी कम तांत्रिक थे, मतलब दोनों वो क्रियाएं करते थे। अब जब पंडित जी ने निशा को देखा तो उनको कुछ समझ तो आ चुका था कि जो सिस्टम है थोड़ा सा इसका खराब ही है। अभी उनको था कि भाई इसका थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। तो जब तक वो देखते हैं कि उसको, निशा को दो लड़कियों ने पकड़ा हुआ और वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी इतनी स्ट्रोंग नहीं कर रही कि वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है, पंडित जी की तरफ देख के वो हंसे जा रही थी। अब क्या होता है कि एक लड़की है जिससे ये देखा नहीं गया, वो ना पलट कर वापस जाने की कोशिश करती है। अचानक से उसको उसको ठोकर लगती है और वो गिर पड़ती है। गिरते सारी उसकी जो यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। बस वो खून देखने की देर थी। निशा जैसे ही वो लड़की साइड पर होती है, वो बिल्कुल तेज जैसे कुछ जानवरों की तरह उस खून के पास जाके उसको निहारना शुरू करती है और उसकी तरफ देख के हंसी जा रही थी। अपनी जुबान वो लंबी करी थी। अब जब ये सीन देखा तो सभी डर गए। वार्डन ने कहा कि बस जाओ लड़कियों को। सिर्फ कोमल और सुनीता जिन्होंने उसको पकड़ कर रखा था वो थी। पंडित जी थे, उनके साथ एक सहयोगी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, प्रिंसिपल थे, उनकी वाइफ थी और वार्डन थी। बाकी सभी लड़कियों को कह दिया गया कि आप अपने कमरे में जाओ। अब निशा खून को बड़े अजीब तरीके से निहारी जा रही थी। अब वो अचानक से सर ऊपर करती है, पंडित जी की तरफ देखती है तो कहती है कि तू मुझे यहाँ से भगाएगा? हाँ, तूने बहुतों का इलाज किया है। अब वो एक एक करके उन लोगों के नाम गिनाना शुरू कर देती है पंडित जी के सामने जिनका इलाज पंडित जी ने किया था, और वो बड़ा बड़े मुश्किल केसेस थे। वो कहती है कि हाँ, उस बिल्डर का भी तूने इलाज किया था, उसके बेटे को मरते मरते तूने बचाया था, और उस टीचर का भी, वो टीचर तो गलत कामों में था लेकिन तूने फिर भी उसका साथ दिया। मर जाता तो अच्छा था ना। उसने उस लड़की के साथ कौन सा अच्छा किया था? जब वो लड़की मर गई तो उसके मरे पर भी नहीं गया। फिर धीरे धीरे करके उसने कुछ केसेस गिनाए, लेकिन पंडित जी हंसे जा रहे थे उसको देख कर। वो कहते हैं कि तू अपना किस्सा बताना कि तूने क्या किया और इस बेचारी को क्यों परेशान कर रही है। अब जैसे ही ये बात पंडित जी कहते हैं तो वो झट से खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसको पूछ क्यों ये मेरे पेड़ के पास आई। मैं वहां पर दबी हूं, जिसने मुझे मारा अब तो वो भी मर चुका है, लेकिन इसने वो दुपट्टा क्यों लिया? जब पंडित जी को ये बात सुनती है तो कहते हैं कि अब ये बात तो निशा ही बता पाएगी, उसके बताने के लिए तुझे उसको छोड़ना पड़ेगा ना। वो एक घेरा बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आ जा, यहाँ पर तू समा, फिर मैं निशा से पूछता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। वो हंस के कहती है कि बहुत समझदार हो पंडित जी, चालाक समझते खुद को, मैं नहीं जाऊंगी इससे बाहर। अब पंडित जी अपने असली रूप में आते हैं, क्योंकि वो जो आत्मा थी वो पंडित जी की बढ़ाइयाँ तो कर रही थी, लेकिन उसको ये भी समझना चाहिए था कि पंडित जी चीज़ है बहुत। फिर उसके बाद अब पंडित जी जब अपने रूप में आते हैं, यानी कि उसको अच्छे तरीके से अब जोड़ते हैं, वो अब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू में निशा हंसती जा रही थी, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही मंत्रों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे निशा अब कमज़ोर, यानी कि निशा के अंदर जो भी थी वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो चुकी थी। एक पॉइंट पर आकर वो कहती है कि वो उसको छोड़ देगी। पंडित जी कहते हैं वादा कर, छोड़ेगी कि नहीं? वो कहती है मुझे बस एक जगह चाहिए, मैं ऐसे खुले में नहीं रह सकती। तो पंडित जी कहते हैं क्या? तो पंडित जी कहते हैं कौन सी जगह चाहिए बता। वो हंस के कहते हैं यही कमरा, यहाँ मैं अब रहूंगी, मुझे कोई परेशान ना करे। अगर कोई इस कमरे में आएगा तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। पंडित जी प्रिंसिपल वार्डन की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता था गंभीरता को। वो कहते हैं दिया। उसके बाद जैसे ही ये बात पंडित जी कहते हैं दिया, वो अचानक से निशा बेहोश हो जाती है। पंडित जी इशारा करते हैं अपने सहयोगी को उसको खींच के लेकर जाओ। पंडित जी के सहयोगी उसको खींच के लेकर जाते हैं। कोमल और सुनीता भी कमरे से बाहर, बाकी सारे कमरे से बाहर। पंडित जी जल्दी से उठते हैं। जो भी अंदर सामान रखा था बस रखा रह गया, उसको लॉक लगाते हैं, ताला मारते हैं, मोलियों से बिल्कुल अच्छे तरीके से लपेट देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ये कमरा खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर कमरा खुला तो वो फिर किसी को बख्शेगी नहीं। ये उसने वादा किया था कि यहाँ पे रहेगी, उसको तंग मत किया जाए। उसके बाद अब निशा को होश आती है।
आमतौर पे जब इन केसेस के बाद जब होश आती है तो लोग कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, लेकिन निशा को सब पता था। वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती, वो कहती है कि मैं अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहती, वो मुझे मार देगी। वो इतना डर चुकी थी, उसने इतना उसको डरा दिया था और उसने इतना उसको अंदर से कमज़ोर कर दिया था। लेकिन फिर भी पंडित जी पूछते हैं कि हम तुझे तेरे घर भेज देंगे बेटा, लेकिन तूने किया क्या था ये बता। तो निशा कहती है कि पता नहीं कुछ दिनों से ना जो इस हॉस्टल के पीछे कुछ पेड़ है वहाँ पर ना एक दुपट्टा लटका हुआ था। मैला सा दुपट्टा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि ये क्यों लटका है। मैं पता नहीं क्यों उस दुपट्टे को लेकर अट्रैक्ट होती थी बार बार। मैं एक दिन वहाँ पे जाती हूँ, वो दुपट्टा अपने पास रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे समस्या कुछ पता नहीं, सर भारी होना, शरीर भारी होना, इस तरीके का कुछ मुझे महसूस हो रहा था। वो दुपट्टा भी उस कमरे में था। वो निशा तो बच गई, उसका छुटकारा हो गया। और उसके बाद प्रिंसिपल जी ने उस जगह को खुदवाने के लिए कहा, पुलिस को बुला के कि हमें शक है कि यहाँ पर कुछ है, ऐसा है। तो वहाँ पर एक कंकाल निकला किसी औरत का, ना जाने कब से वो दबी हुई थी। उसी की आत्मा निशा पर हावी हो चुकी थी। लेकिन निशा फिर उसके बाद नहीं रह पाई, वो छोड़कर चली गई। कोमल और सुनीता जो बिल्कुल उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। कोमल जो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, अब पूर्णतः तौर पर इन बातों पर विश्वास करती है। उन्होंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई की, लेकिन कहते हैं कि निशा के साथ हमारा कांटेक्ट बहुत कम रह गया। वो कम ही फ़ोन पर बात करती थी। आज भी हमारा कांटेक्ट है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकी। आज भी कभी कभी वो कहती है कि रात को सपने में वो मुझे आके डराती है। वो कहती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझसे मिलना चाहती है वो। लेकिन मैं भूल कर भी उस हॉस्टल के पास आना दूर की बात, मैं तो उस शहर में भी नहीं जाऊंगी जहाँ पर वो है, खुश है, लेकिन फिर भी डरी हुई। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और भाई कुछ ऐसी चीज़ें जो लवारिस चीज़ें होती है, उनका जो मोह है मत किया कीजिए, ऐसे किस्से भी हो जाते हैं। सो इसी के साथ ही आज का एपिसोड है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।